हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए बिहार स्पेशल यहां से करीब 10 प्रश्न आने सुनिश्चित हैं, उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा शुरू करने से पहले एक मात्र निवेदन कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुराने भी हैं तब भी आप इसको लाइक कर लें और दोस्तों तक शेयर कर देंगे। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या पहला प्रश्न भैया? पहला प्रश्न है आपका, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है राम सिंह, ऑप्शन सी है बाबा रामचंद्र, ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम इसकी बात करते हैं, चंपारण जो सत्याग्रह था, क्या जो चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, ये इसकी एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछा जाता है तो ये हुआ था 10 अप्रैल 1917 को। ठीक है, 10 अप्रैल 1917 को कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका जो है चंपारण, बिहार में। ये भी पूछा जा सकता है, बिहार में हुआ था। ठीक है, और गांधी जी, यूपीएसआई का भी प्रश्न है और बिहार एसआई का प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह के रूप में जो पहला प्रयोग किया था भारत में, वो चंपारण सत्याग्रह के रूप में किया था। ठीक है, अब यहाँ पे और प्रश्न क्या बनता है कि भाई 1917 में ये जो चंपारण सत्याग्रह किसके लिए था? तो ये बेसिकली नील की खेती के लिए था, नील की खेती से संबंधित था, नील की खेती। ठीक है, नील खेती से संबंधित था। और गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए जो आमंत्रित करने वाले लोग थे, उनमें जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो राजकुमार शुक्ल और एक अन्य व्यक्ति का नाम आता है संत राउत, है ना, संत राउत। ये दोनों लोग मिल करके जो है इनको आमंत्रित किए थे। और 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी बिहार की धरती पर कदम रखते हैं और इसका विरोध करते हैं। ठीक है, और उन्हीं के साथ जो इस पूरे आंदोलन को लेकर के पत्रकार पुष्यमित्र ने जो है चंपारण किताब लिखी थी और इसका पर्याप्त विवरण भी दिया है। ठीक है, इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था, किसानों की सुरक्षा प्राप्त, किसान जो सुरक्षा प्राप्त करने, किसानों को अपनी जो पसंद की फसलें थी उनको उगाने की आज़ादी नहीं थी। कहा जाता भाई आप जो है, अगर आपके पास 20 कट्ठे जमीन है, ठीक है, तो जो है आप अधिक से अधिक खेती करिए। 3 कट्ठिया मतलब 3, जैसे अगर आपके पास जमीन है 20 कट्ठा, तो उसमें 3 कट्ठा खेती आप नील खेती करिए, जरूर करना ही करना आपको है। ठीक है, तो आपको ये करना था। इसके लिए बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये आया था चंपारण सत्याग्रह, और इसके जो राष्ट्रीय नेता थे वो थे महात्मा गांधी। और इसके द्वारा जो है जो नील की खेती थी, बमुश्किल कोई भुगतान किए जाने, मतलब जिसे मान लीजिए खेती कर भी लिए तो भुगतान के लिए जो है बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि सारे के सारे जो थे वो यूरोपीय मालिक हुआ करते थे। उसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा नंबर, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी हकीम अजमल खान, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी एस.एन. बनर्जी। देखिए सर, अगर हम बात करते हैं 1922 में जो गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें तो अध्यक्ष जो चुने गए थे वो थे चित्तरंजन दास। पहले व्यक्ति थे जो जेल से छूटे और सीधे अध्यक्ष बने थे, है ना। और उसके बाद चित्तरंजन दास जो है 1923 में 1923 में ये कांग्रेस से जब अध्यक्ष रहते हैं, तो अध्यक्ष रहते हुए ये अलग से पार्टी बनाते हैं, उसका नाम क्या रखते हैं? स्वराज पार्टी। क्या? स्वराज पार्टी नाम रखते हैं, 1923 में बनाते हैं। और ये कहाँ बनाते हैं? ये बनाते हैं इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में बनाते हैं। कहाँ पे? इलाहाबाद में ये बनाते हैं। ठीक है, इलाहाबाद में बनाते हैं। और इनके साथ दरअसल स्वराज पार्टी बनाने में 2 लोगों का योगदान, एक तो चित्तरंजन दास थे, चित्तरंजन दास एक व्यक्ति थे, और दूसरे व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। 2 लोगों ने मिल करके जो स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। ये भी प्रश्न हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। बाकी अगर 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन कब हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1935 में। ठीक है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वो हुआ था आपका 1931 में। इसमें राइट आंसर जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, असहयोग आंदोलन का हिस्सा था, खिलाफत आंदोलन का हिस्सा था, भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन
1942 में हुआ था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, 1919 में। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था, ठीक है, 1920 में, 1 जुलाई 1920 को। देखिए अब इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि साहब चौकीदारी कर जो टैक्स से छूट की बात है, तो असहयोग आंदोलन में हुआ नहीं था। खिलाफत आंदोलन जो था वो तुर्की के लिए था, तो उसमें उसका कोई कॉन्सेप्ट था नहीं चौकीदारी कर के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए, यही भारत छोड़ो आंदोलन में जो है गांधी जी नारा करो या मरो का, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। तो बेसिकली अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है का एक हिस्सा था, चौकीदारी कर के विरुद्ध जो आंदोलन था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सर, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या भैया, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, HSRA, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यहाँ पे क्या है, इसमें बैठक में भाग कौन लिया था, ये प्रश्न आया है। ऑप्शन ए है फणींद्रनाथ घोष, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है अजय घोष, ऑप्शन डी है ज्योतिन्द्रनाथ। तो इसमें जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी है उसकी बैठक में भाग लेना बिहार का पहला जो क्रांतिकारी थे उनका नाम था फणींद्रनाथ घोष। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 6वां नंबर लेते हैं। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, आपको पता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। जो राष्ट्रीय नेता थे इसमें गांधी जी थे। नील की खेती के लिए जो है ये आंदोलन हुआ था, नील खेती पैदा करने के लिए, तिनगठिया प्रथा के विरोध में, ये भी कह सकते हैं। और नील दर्पण इस पे एक किताब भी लिखी गई है, ठीक है। तो इसमें देखिए पूछा कि कौन संबंधित नहीं था, एक तो जयप्रकाश नारायण, दूसरे राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें अगर बात कर लें कि साहब इसमें चंपारण सत्याग्रह संबंधित कौन नहीं था, तो संबंधित जो नहीं थे उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। ये क्या थे, समाजवादी आंदोलन के प्रहरी थे, समाजवाद के प्रहरी थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ये उस चंपारण सत्याग्रह संबंधित नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद भी थे और अनुग्रह नारायण सिंह भी थे। यही चंपारण सत्याग्रह है जिसके विरोध में NG रंगा एक नाम आप सुनेंगे। क्या, NG रंगा एक नाम आप सुनेंगे, जो बाद में किसान महासभा के महामंत्री बने। इन्होंने गांधी जी का विरोध किया था। ये भी पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का विरोध किसने किया था, तो NG रंगा ने किया था। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 7वां नंबर क्या भैया, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी शाहाबाद, ऑप्शन सी भागलपुर और उसके बाद ऑप्शन डी है चंपारण। देखिए जो प्रभावती देवी हैं इनका प्रभाव जो है चंपारण सत्याग्रह पर भी था, ठीक है। तो ये बेसिकली जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जिससे पूछा जाता है तो ये थी आपके चंपारण की। कहाँ की थी, तो भैया ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, चंपारण से थी, ठीक है। देखिए अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्त, ताकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी है सिराजुद्दौला। इसे बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं बंगाल के किस नवाब ने, तो आपको पता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, इसकी पटकथा यहाँ से शुरू होती, प्लासी का युद्ध। जो प्लासी का युद्ध हुआ था मेरे दोस्त, ये हुआ था 23 जून 1757 को, ठीक है, 23 जून 1757 को युद्ध हुआ था। इसमें जो सिराजुद्दौला है ये हार जाता है क्लाइव से, ठीक है। उसके बाद क्लाइव क्या करता है, क्लाइव से धोखेबाजी किया रहता है मीर कासिम, ठीक। अब इसके बाद मीर कासिम को जो है ये नवाब बना देता है। मीर कासिम जब नवाब बनता है इसके बाद इसको हटा दिया जाता है, मीर जाफर को बनाया जाता है, और फिर मीर जाफर को हटाकर फिर मीर कासिम को बनाया जाता है। तो दूसरी बार जब मीर कासिम बनता है तो ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि जो है इसमें अंग्रेजों का हस्तक्षेप हो, ठीक है। तो वो अपनी राजधानी जो है मीर कासिम अपनी राजधानी मुंगेर को बना देता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। ऑप्शन ए ओमीचंद, ऑप्शन बी मणिकचंद, ऑप्शन सी सिताब राय, ऑप्शन डी है राय दुर्लभ। बताओ भैया किसको। देखिए जब क्लाइव जो था, जब बक्सर को ये लोग जीत जाते हैं
तो बक्सर का युद्ध कब होता है, पहले तो ये जान लीजिए। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। इसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि होती है। क्या होती है भैया? इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि 2 बार होती है। एक होती 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। तो जब 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है, इसमें जो मुगल सम्राट थे उनसे ये तय किया जाता है कि जो आप जागीर आपकी है जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, उनको आप हमें दे दीजिए, उनसे टैक्स हम वसूलेंगे, आपका शासन रहेगा। तो वो अपना क्या करता है, एक सर्जेंट नियुक्त करता है, नायब दीवान नियुक्त करता है। तो अगर देखा जाए जो इसमें 2 चीज़ें होती है, एक बंगाल, दूसरा आता है बिहार, ठीक है। तो उसमें हमसे बिहार पूछा गया है। तो जो राय दुर्लभ थे इनको बंगाल का बनाया गया था, ठीक है। और अगर बिहार की बात करते हैं, सिताब राय को बनाया गया था। किसको? सिताब राय को। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न लेते हैं। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है सर जॉन शोर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें कि भाई गोल घर का निर्माण जो है ये किसके टाइम में शुरू हुआ था, पहली दफ़ा ये बना था। तो गोल घर निर्माण जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू हुआ था। और आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये अस्थाई बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब यहीं पे आपको स्थानीय स्वशासन कभी कभी आपसे पूछ लेता है। स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन संबंधित कौन था? तो वो रिपन था। कौन था? रिपन था। लेकिन अस्थाई बंदोबस्त ये था कॉर्नवालिस, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 11 नंबर, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ऑप्शन ए पीर अली खान, ऑप्शन बी कुशल सिंह, ऑप्शन सी जुधार सिंह, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। बताओ भैया। देखिए अगर बात करें पूरे पटना का जो नेतृत्व करता थे वो तो कुंवर सिंह थे। उसमें पटना के पूरे बिहार के जो नेतृत्व करता वो तो कुंवर सिंह थे। लेकिन बेसिकली इसमें पूछा पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो वो नेता थे पीर अली खान। कौन थे भैया? पीर अली खान। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। अगर आप देखेंगे तो नेतृत्वकर्ता, मुख्य नेतृत्वकर्ता जो थे वो कुंवर सिंह थे, है ना। हर जगह इनका आप नाम देखेंगे, लेकिन अगर बेसिकली आपसे पटना का पूछेगा तो आप पीर अली खान को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। किसका केंद्र था भैया? वहाबी आंदोलन का केंद्र था, सन्यासी केंद्र था, मुंडा विद्रोह का केंद्र था, या इनमें से कोई नहीं? देखिए 1830 में पहली बात जैसे जो शुरू हुआ था वो वहाबी आंदोलन शुरू हुआ था। तो पटना जो था, पटना नगर, ये वहाबी आंदोलन का केंद्र हुआ करता था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वहाबी आंदोलन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसमें वहाबी आंदोलन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 13 नंबर क्या भैया? 1866 से 86 के नील खेतिहरों के लिए बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें कि कहाँ कहाँ हुआ था। ऑप्शन है मुजफ्फरपुर एवं छपरा, ऑप्शन बी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है दरभंगा एवं चंपारण, ऑप्शन बी है मधुबनी एवं बेगूसराय। देखिए अगर बात करते हैं नील खेती के विद्रोह की तो हमेशा से जो चंपारण है वो केंद्र रहा है। अब देखिए चंपारण कहाँ कहाँ पे है, इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है, इसको अभी होल्ड करिए। इसमें है क्या? नहीं, तो ये गलत काट दीजिए। एक तो चंपारण था, जो राजू शुक्ला थे जो आमंत्रित किए तो चंपारण के थे, और जो एक संत जी थे वो मुजफ्फरपुर के थे। दोनों मिल करके जो है चंपारण में इनको आमंत्रित किए थे। तो उसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चंपारण और मुजफ्फरपुर दोनों जगह पर नील के खेतिहरों के लिए जो विद्रोह बहुत पहले चला आ रहा था। हालांकि इसको पूर्ण विराम देते हैं चंपारण सत्याग्रह के रूप में, जो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करते हैं और इस पर पूर्ण विराम लगा देते हैं। जो नील खेती के ऊपर, नील खेतिहरों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उस पर जो है उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है दोस्त। तो इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था भैया? ऑप्शन ए एवाज, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी है मलिक जानी, ऑप्शन डी है अली मदीन। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर इसकी बात करें, इल्तुतमिश जो है बिहार में अपना जो पहला सूबेदार नियुक्त किया था वो नियुक्त किया था मलिक जानी को। किसको? मलिक जानी को नियुक्त किया था इल्तुतमिश, ठीक है।
इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं संभव एजुकेशन क्लासेस को। हम लोग इस पर प्रयासरत ये हैं कि आपको सारा बिहार पढ़ा दिया जाए, उससे संबंधित चीज़ें पढ़ा दी जाए ताकि आपका जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर हो पाए। ठीक है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, ये पूछा जा रहा है। भाई पहले तो बिहार बंगाल अलग थे, अलग अलग स्टेट हुआ करते थे, अलग अलग इनका प्रभुत्व हुआ करता था, लेकिन पहली बार किस मुगल शासक ने अपनाया था इनको, एक अपने जो मुगल सल्तनत थी उसमें मिलाया था। ऑप्शन है 1590 में, ऑप्शन बी 1575 में, ऑप्शन बी 1576 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम इसकी बात करते हैं राइट आंसर की, तो इसमें देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें 1590, 1575, 1576 ये दिया हुआ है। तो 1555 से लेकर के 1605 तक इनका शासन था। तो अब इसमें देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 1576 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1576, इसमें क्या है बिल्कुल राइट आंसर। 1576 में बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला था। अब एक प्रश्न और बनता है सर कि बंगाल से बिहार अलग कब हुआ, बंगाल से बिहार अलग कब हुआ, ये प्रश्न बनता है। और इसी के उपलक्ष्य में जो बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को। ठीक है, कहीं कहीं आपको 11 दिखेगा, लेकिन 22 मार्च 1912 को टोटली ये अलग हो गए थे। ठीक है, तो इसलिए 22 मार्च को जो है बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में, बिहार दिवस के रूप में। अभी आप कमेंट करके बताएंगे कि बिहार दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी। ठीक है, तो आप इसको भी याद रख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल इसमें राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 16 नंबर, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था। बताओ भैया किसने बसाया था। ऑप्शन ए शेरशाह ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी बादशाह अकबर ने, ऑप्शन डी शहजादा परवेज ने। देखिए जब बिहार बंगाल दोनों एक मुगल सल्तनत के अधीन थे, उसके बाद जब इल्तुतमिश आता है तो इल्तुतमिश जो है क्या करता है, अपना एक दीवान नियुक्त करता है। ठीक है, मलिक जानी को अपना बिहार में दीवान नियुक्त करता है। और जब नियुक्त करता है तो इसने जो है जो पाटलिपुत्र नगरी है, जो आज वर्तमान में पटना शहर भी है, जो बिहार की राजधानी भी है, बिहार की राजधानी, तो इसने जो है क्या किया कि पाटलिपुत्र नगरी का नाम बदल के पटना कर दिया। ठीक है, ये किसने किया था भैया, तो ये किया था शेरशाह ने। शेरशाह ने किसके अगुवाई में किया था, मलिक जानी के अगुवाई में। ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल सही। शेरशाह नहीं देता है आपको, मलिक जानी दे देता है। क्या आपको एक ऑप्शन देता है मलिक जानी, तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 17 नंबर, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया। ऑप्शन ए यह स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया, ऑप्शन बी यह अलग प्रांत बन गया, ऑप्शन सी बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जब मुगलों का पतन हुआ तो बिहार जो है ये बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, क्योंकि बंगाल बिहार सटा हुआ है। और इसमें जब मुगलों का पतन हुआ तो तुरंत बिहार के जो नवाब थे उनके अधीन ये आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 18 नंबर, 18 नंबर में क्या है 18 नंबर में है आपका सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की थी भैया, सम्राट शाह आलम द्वितीय था। अभी इसकी कहानी आपको सुनाते हैं। ऑप्शन है 12 अगस्त 1765, ऑप्शन बी 18 अगस्त 1765, ऑप्शन सी है 29 अगस्त 1765, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमने एक कहानी आपको सुनाई थी अभी कि भैया 22 अक्टूबर 1764 को क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, अब एक तरफ अंग्रेज होते हैं और एक तरफ जो है त्रिगुट होता है। त्रिगुट इन द सेंस, एक तरफ मीर कासिम बंगाल का नवाब नहीं था, भगोड़ा था वो, दूसरे शाह आलम द्वितीय और तीसरा सुजाउद्दीन जो अवध के नवाब हुआ करते थे। ये तीनों त्रिगुट था। हेक्टर मुनरो जो था ये सेनापति था। क्या था, हेक्टर मुनरो जो है ये सेनापति था। अब ये युद्ध जीत लेता है। अब जब युद्ध जीत लेता है तो उसके बाद जो हारे हुए लोग होते हैं, अब मीर कासिम को समझौता करना, क्योंकि उसका कोई राज्य तो था नहीं। समझौता शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे उनसे करना था, सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे उनसे करना था। तो 1765 में एक तो होता 12 अगस्त
12 अगस्त 1765 में होता है। क्लाइव करने आता है, कौन करने आता है? ये समझौते जो भी होते हैं, संधियां जो होती हैं, वो क्लाइव करता है। और एक होता 16 अगस्त को। अगर आपसे कभी ये पूछेगा कि भाई अवध को सहायक संधि के अधीन क्लाइव ने कब किया था, तो वो किया था 16 अगस्त में, जो संधि हुई थी उसी के अधीन कर लिया था। और 12 अगस्त 1765 की बात करते हैं सर, तो ये शाह आलम द्वितीय से इसने जो है संधि करी थी, और इसके द्वारा ही बंगाल और उड़ीसा को जो है इसकी दीवानी प्राप्त करी थी। ठीक है। और इसी क्रम में अभी हम चर्चा कर रहे थे सिताब राय की। सिताब राय को जो है उसने क्या किया, एक सिताब राय थे, एक राय दुर्लभ थे। तो सिताब राय को क्या किया इसने, जो है दीवानी प्रदान करती कि बिहार की। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है राय दुर्लभ को बंगाल की जो दीवानी प्रदान कर दी थी, तो इसमें ले लिया था इसमें। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 अगस्त 1765। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहला गणतंत्र अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे भैया, वैशाली बताएंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न आया है किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए है मौर्य सम्राट के द्वारा, ऑप्शन बी लिच्छवी नरेश के द्वारा, ऑप्शन सी है गुप्त वंश के द्वारा, या ऑप्शन डी है नंद वंश के द्वारा। तो देखिए अब इसमें अगर बात कर लेते हैं, तो जो वैशाली जो स्थापित था वो लिच्छवी नरेश के द्वारा यहाँ पर गणतंत्र स्थापित किया जाएगा। तो मतलब ये कि राजा जो है वो वंशानुगत नहीं होगा, चुना जाएगा। जो ज़्यादा बलवान होगा वो राजा बनेगा, जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो राजा बनेगा। तो ये लिच्छवी नरेश थे, उन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 20 नंबर, बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? ऑप्शन ए है कौशल, ऑप्शन बी विदेह, ऑप्शन सी मद्र, ऑप्शन डी वज्जी और लिच्छवी। देखो भैया, बिंबिसार जो था अपने राज्य का विस्तार, इसका कॉन्सेप्ट था कि भैया इनसे शादी कर लो, यहाँ हमारा राज्य, इनसे शादी कर लो, यहाँ हमारा राज्य, इनसे शादी कर लो, यहाँ हमारा राज्य। मतलब जिनसे शादी करता है वहाँ पे अपना राज्य विस्तार करता था, इसकी नीति थी। तो वैवाहिक संबंध यहाँ आप पूछा ये जा रहा है कि भाई कौशल नरेश से तो किया ही था, भद्र नरेश से भी किया था, वाज्य और लिच्छवी से भी किया था, लेकिन विदेह से जो है ये संबंध स्थापित नहीं कर पाते। इसमें राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो दोस्त प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।